की खबर नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ा दिफाई मुआहिदा हो चुका है और ये कहा गया है कि अगर एक मुल्क के ऊपर कोई भी दुश्मन अटैक करता है तो उसको समझा जाएगा कि वो दोनों मुल्कों के ऊपर अटैक है। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ अनम, आई नो यू अंडरस्टैंड दैट। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऐसा खुदा न खास्ता टाइम आएगा, मुल्क के दिफा की बात आएगी, तो सऊदी अरब अपना दिफा जो है वो करेगा पाकिस्तान के दिफा के साथ। यानी पाकिस्तान को जब जरूरत होगी सऊदी अरब वहां पर होगा, और जब सऊदी अरब की जरूरत होगी यानी हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की बात आएगी तो पाकिस्तान वहां पर हमेशा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए और मुआहिदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुआहिदे पर दस्तखत दोनों ममालिक के गहरे दो तरफा ताल्लुकात और फिर सिक्योरिटी ताउन की तौसीक भी करते हैं। मुआहिदा दिहाइयों से मुश्तरका फौजी तरबियत, कसीर और जहती मशकों और दिफाई सनती ताउन को जाहिर करता है। डेफिनेटली जाहिर करता है। और सऊदी अरब से पहले भी जो उनके कैडेट्स होते हैं या फिर उनके फौजी जवान होते हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान के पास आते हैं और पाकिस्तान ने कई मरतबा अपनी खिदमात जो हैं वो भी फराहम किया सऊदी अरब को। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये एक MOU साइन हो चुका है, एक मुआहिदा हो चुका है। और हमें पता है कि MBS इससे पहले जब पाकिस्तान आए थे पिछले दौरे हुकूमत में, वो कह के गए थे कि सऊदी अरब में मुझे पाकिस्तानियों का सफ़ीर समझा जाए। और हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब दो भाई मिलकर लड़ते हैं तो फिर उनसे कोई अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में कह सकूँ, उनसे पंगा लेते हुए ना कोई डर रहा होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसराइल की इस वक्त जो सिचुएशन है, इसराइल जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ को निशाना बना रहा है और रिसेंटली जो कतर में किया था हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था दोहा कतर के अंदर। 50 से ज़ायद जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो रूलर्स हैं वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर ये बातचीत की कि अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस मुआहिदे को किस तरह से देख रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं। आप क्या समझते हैं ये दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मुल्कों के लिए कितनी बड़ी खबर है? बहुत बड़ी खबर है जी। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा ही अच्छे रहे, दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया, लेकिन इस सतह का तावन मैंने तो पहले नहीं देखा था। तो इसके पीछे दोनों मुहर्रकात हैं। एक तो मई 2025 के बाद पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, और दूसरी तरफ कतर पे इजरायली हमले के बाद वहाँ पे भी ये खतरा महसूस हुआ। तो एक विन विन बनी है दोनों के लिए। दोनों की एक जरूरत पड़ी कि भाई अगर एक दूसरे के साथ, जिसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान दोबारा पाकिस्तान पे जारियत करता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। और अगर सऊदी अरब पे कोई जारियत होती है, वैसे भी आपको पता है हरमैन शरीफैन के लिए पाकिस्तान के तमाम लोग, हर बच्चा जो है उसके दिफा के लिए जान छिड़कता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों सूरतों में मुझे तो ये विन विन नजर आई है। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा एजाज साहब, ये कहिएगा, ठीक है, एक तो हमें ये एजाज़ मिला है पाकिस्तान को, हम अब बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम अपने लिए एजाज़ ही समझते हैं। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ अगर हमें ये मिल जाता है, आपको लगता है ये इतना बड़ा जो मुआहिदा है ये अचानक किस तरह से हुआ या ये बिल्ड हो रही थी चीज़ें कुछ अरसे से? मेरे ख्याल में ये जो कतर के ऊपर हमला है इसने कैटलिस्ट का काम किया है, लेकिन ये उससे पहले भी चल रहा था सिलसिला। अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू साहब आए दिन वो ग्रेटर इजराइल के नक्शा का हवाला देते हैं, जिसमें आपको पता है कि बहुत सारे अरब ममालिक और सऊदी अरब का भी काफी हिस्सा उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो खौफ और खतरा तो था सबको कि भाई एक ऐसा बेलगाम जिसे कहते हैं जानवर बन गया है इसराइल, जिसको कोई किसी किस्म की पासदारी नहीं है। तो ऐसे में उनका ख्याल था कि पहले अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है हमारे पास, उनके अड्डे हैं यहाँ पे, वो कुछ करेंगे। लेकिन लगता है कि अमेरिका ने भी इसराइल के आगे बेबस हुआ और कुछ कर नहीं सका। तो चुनाचे उनको यही एहसास हुआ कि अब कोई ऐसा पार्टनर ढूंढा जाए जिसने साबित किया हो कि वो अपना दिफा करना जानता है और शायद हमारे लिए भी कुछ कर सके। तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में नाम उनके सामने आया, और ये सिर्फ इसलिए आया क्योंकि 10 मई 2025 साल में पाकिस्तान ने जो किया वो दुनिया भर ने देखा। हिंदुस्तान जो मर्जी कहे लेकिन दुनिया भर ने देखा। तो उसके बाद से अब इनको एहसास हो, एक
सर्कमस्टांशियल एक बनी है सिचुएशन जिसमें ये सब कुछ हुआ। उनको भी जरूरत थी, हमें भी जरूरत थी, क्योंकि हमें भी चाहिए, पार्टनर्स चाहिए। और हिंदुस्तान का वो जो सारा का सारा 25 साल का एक मूव था कि जी पाकिस्तान को हम तनहा करेंगे, वो तो कहीं पीछे रह गया, पहले ही पीछे रह गया था। और अब ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, हमें इसकी फिक्र नहीं होनी एजाज साहब ये कहिएगा, ये प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? यानी खुदा ना खास्ता किसी एक मुल्क पे ऐसा टाइम आता है तो दूसरे मुल्क की अफवाज वहाँ जाएंगी, जहाज दिए जाएंगे या इक्विपमेंट से हेल्प की जाएगी, ये प्रैक्टिकली मुमकिन किस तरह से होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर स्पेकुलेशन दुरुस्त बात नहीं होगी, क्योंकि ये मोडेलिटीज जो हैं ये यकीनन वर्कआउट की जाएंगी दोनों मुल्कों में। अभी तो एक असूली फैसला हुआ है कि जी ये काम होगा, उसके बाद ये बैठ के फैसले करेंगे कैसे होगा। वैसे भी आपको पता है कि इन रियासतों में पाकिस्तान ने अपने ट्रेनर्स बहुत अरसे से भेजे हुए हैं, एडवाइजर्स भी हमारे मौजूद है वहाँ पे, तो उस वजह से कोई इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, मेरा ख्याल में ये हमारे एक्सपी करने दें, अभी ये वक्त से पहले हम उसमें वक्त भी लगेगा और फ्रेमवर्क बनाने में भी डेफिनेटली इस पे काम किया जाएगा। अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये जो दोहा में इजलास हुआ, 50 से ज़ायद मुस्लिम कंट्रीज जो है वहाँ पर मौजूद थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई बड़ी खबर, कोई एक्शनेबल फ्रेमवर्क निकल कर वहाँ से आ सकता है कि अब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो कहेंगी कि इससे ज़्यादा इसराइल को जो है ना गुंडागर्दी या बुलिंग हम नहीं करने देंगे। लेकिन सिर्फ एक एलामिया आया और उसमें भी ये कहा गया कि अमेरिका को आगे आना चाहिए और इसराइल को रोकना चाहिए। उस पर आपकी क्या राय है? एंड देन ये जो मुआहिदा हुआ है, इसको हम उस दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है या जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें ये कंट्रीज शामिल थी, उससे अलग ही तस्वुर करें हम? उससे अलग तो बेशक करें, लेकिन यकीनन वो जो मायूसी हुई होगी सारी मुस्लिम अक़वाम को, वो भी इसका मुहर्रक बनी। गोया ये वहाँ पे तो आपको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब मुल्क इकट्ठे होते हैं तो कोई फैसला करना आसान नहीं होता, क्योंकि कंसेंसस से करते हैं और कोई एक भी आवाज उठे तो इस वजह से कोई भी फैसला नहीं हो सका। मैं भी आपकी तरह ही सब हम मायूस थे कि भाई कोई तो इकदाम किए जाते, कोई सफारतकारी के मैदान में, कोई तजारत के मैदान में कुछ तो इसराइल को पैगाम जाता, लेकिन वो चूंकि नहीं हो सका, इत्तेफाक के राय नहीं बन सका, तो अब जब ये पैगाम गया है तो इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी तादाद में फैसले नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर कोई दो मुल्क मिलकर फैसला करते हैं, और ये हो सकता है कि बाकी मुल्क भी इसमें शामिल हो जाएं, बाकी से मुराद गल्फ की दीगर रियासतें, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान के साथ काफी गहरा ताल्लुक रहा है। तो अगर वो भी शामिल हो जाती है तो ये एक मिनी लैटरलिज्म का दौर है ना, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो टूट चुका है। अब वो जो अक़वाम मुत्तहिदा तो कोई किरदार अदा कर नहीं सकती है इसके ऊपर, तो चुनाचे तमाम कौमें अब आपस में मिलकर, जिनका भी आपस में इत्तेफाक राय वो करते हैं, तो ये मुझे उसकी शक्ल नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि ये गल्फ की दीगर रियासतें भी शायद इससे कोई सबक सीखना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो तो अब कुछ कर नहीं पा रहा है, और लग ऐसा रहा है कि लीग ऑफ नेशंस जैसा ही उसका हाल होता जा रहा है। तो अब कंट्री अपने तौर पर मिलकर ही अपनी हिफाजत के लिए वक्त की जरूरत है, ये वक्त की जरूरत बन चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा।